क्वेश्चन आंसर सीरीज में 10th क्लास मेटल एंड नॉन मेटल्स को मैं आज शुरू करने वाली हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी आ चुके हैं। आज मैं शुरू करने वाली हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की बहुत संभावना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट फॉलो करते चले जाओ। इससे पहले की जो मेरी वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। अब मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो ये है कि हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस। कारण क्या है, किस तरीके से है, परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं 100 on 100 स्कोर करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो देखेंगे। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कह रहा है गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, सिंपल मैंने लिख दिया है, ठीक है। इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? देखो बच्चों, आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की, मेलिएबल, डक्टाइल, मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। एंड लेस रिएक्टिव, एक और चीज इनके साथ है, लेस रिएक्टिव। मेलिएबल है तो बहुत बारीक से बारीक डिजाइन, देखो ज्वेलरी में कितने बारीक डिजाइन होते हैं, वो किस किस प्रॉपर्टी की वजह से दिए जा सकते हैं? मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एक बार फिर से रिवाइंड करें, मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी मेटल को थिन वायर्स में खींच सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से हम अलग अलग बहुत बारीक डिजाइन दे सकते हैं उनको, राइट। दूसरा मेटालिक लस्टर, चमक है। गहनों में चमक नहीं होगी तो वो गहने नहीं है, मेटालिक लस्टर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? गहने पहने जाएंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होंगे, एयर के कांटेक्ट में होंगे, तो वो टार्निश हो जाते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं तो इनकी चमक खत्म नहीं होती है। सिल्वर की फिर भी हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, उस लेयर को हटाना पड़ता है। बट प्लेटिनम और गोल्ड तो सालों साल सेम चमकते रहते हैं, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। पहला रीजन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं, हॉट वाटर टैंक्स, उनको हम लोग कॉपर का बनाते हैं। कॉपर के बनते हैं इंस्टेड ऑफ स्टील। स्टील क्या है? आयरन का एलॉय है जिसमें प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी है, और ये वो भी नहीं खाता, जंग भी नहीं खाता, सारी चीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन फिर भी जो हॉट वाटर टैंक बनाते हैं, जो पानी गर्म करने के लिए, हम लोग सन की एनर्जी से भी बहुत बार गर्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों कॉपर यूज करते हैं? इसमें एक ही आंसर आएगा, बिकॉज कॉपर जो है स्टील से ज्यादा गुड कंडक्टर है हीट का। तो गुड कंडक्टर है हीट का, तो वाटर बहुत जल्दी गर्म होगा, क्योंकि हमें गर्म पानी के लिए वो टैंक को बनाया हुआ है। तो जल्दी गर्म होगा, हीट का लॉस कम होगा। जो बैड कंडक्टर होगा उसमें हीट का लॉस ज्यादा होता है, कंडक्ट वो वाटर की तरफ कम करेगा हीट को। तो कॉपर इज गुड कंडक्टर, सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ये, पैसों के हिसाब से भी, इकोनॉमिकली भी। अदरवाइज चांदी का बनाने लगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बट दैट विल बी सुपर कॉस्टली और पॉसिबल नहीं है, और इतना हार्ड भी नहीं होता है, टफ भी नहीं होता है। तो कॉपर इकोनॉमिकली भी ठीक होगा, गुड कंडक्टर है एंड हार्ड है, स्टर्डी है, इसीलिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है इसी में आ रहा है कि हम लोग लेमन जूस को यूज करते हैं। लेमन जूस, लेमन जूस को यूज करते हैं जो कॉपर के डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको साफ करने के लिए। कॉपर के जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार, हम सुनते सुंदर डिजाइनर अभी कॉपर का डेकोरेटिव आइटम बोल दिया, कोई भी और चीज बोल सकते थे, कॉपर के बर्तन भी बोल सकते थे। अपने इसमें नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, तो वो एक बर्तन होता है जिसमें पानी भर के लाते हैं, बड़ा सा वो जो पॉट होता है वो इसका होता है, पीतल का होता है, ब्रास का होता है, उसके लिए भी लेमन यूज करते हैं। नॉट ओनली कॉपर, ये तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है तो कॉपर स्पेशली बोल दिया, या फिर और भी कोई ऑक्सीडाइज लेयर हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं नींबू का। तो कॉपर की जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनको चमकाने के लिए लेमन जूस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? लगाओ अपनी साइंस। लेमन जूस क्या है? एसिड है, और कॉपर के ऊपर जो लेयर आ गई है वो क्या आ गई है?
ऑक्साइड की लेयर आ गई है। एसिड जब उससे रिएक्ट करेगा तो उसमें से ऑक्साइड लेयर को हटा देगा और ऑक्साइड लेयर को हटाने की वजह से उसकी चमक वापस आ जाएगी। चमक वापस नहीं आ रही, एक्चुअली उसकी ऊपर की लेयर हट गई तो अंदर से जो चमक आएगी वो किसकी है, मेटल की, मेटेलिक लस्टर, चमक उसकी रिस्टोर हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन था फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर था। अगला क्वेश्चन मैं अभी आपको लेके आती हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आपको अपने स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, इसके साथ में आंसर्स भी मैं देने की कोशिश करूंगी आपको। देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, Na2O का फॉर्मेशन किससे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। किस तरह से ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है Na2O का, अभी आगे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, हो सकता है MgO का कराऊं, NaCl, कुछ भी, फाइनली होता क्या है वो देखेंगे हम लोग। हमने क्या करना है, यहाँ पे सोडियम लिखो, सोडियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1, याद करो, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, एक आखिरी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट या क्रॉस से शो करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया। ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। ये वाला सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, लूज कर देगा सो दैट कि ये स्टेबल हो जाए, इसको ऐसे दिखाएंगे, राइट। लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, क्या करेगा, एक और सोडियम आ जाएगा यहाँ पे, एक और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 2 सोडियम पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं। कई बच्चे इसको कैसे लिख देते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे, सोडियम 2 पॉजिटिव, वेरी रॉन्ग। एक सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, 2 सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो दोनों के ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2 सोडियम विद 1 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ने एक अकेली ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसीलिए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। फिर आप जानते ही हो फॉर्मूला बनाना, Na2O बन गया कंपाउंड, वेरी इजी। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसी का, इसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जो अभी अभी मैंने बनाया, आयनिक कंपाउंड जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते, एक ने लूज किया और दूसरे ने गेन किया, तो आयंस बने, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, तो वो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स इतने हार्ड क्यों होते हैं, वेरी सिंपल, आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयन से बन रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक ने, मान लो NaCl की बात कर लूं मैं, सोडियम क्लोराइड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दे दिया। अब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं मांगेगा बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी इन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर, अब लड़ाई नहीं है इनकी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसने दे दिया और इसने गेन कर लिया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए ये हार्ड होते हैं। और ब्रिटल क्यों होते हैं, जरा सा ये भी देख लेते हैं। हार्ड तो होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन जरा सा प्रेशर देंगे तो बिखर भी जाते हैं। ये क्यों बिखरेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम का, सोडियम क्लोराइड, ये इस तरह से जुड़े रहेंगे ना, सोडियम और क्लोरीन आपस में, एक सोडियम का एटम होगा, एक क्लोरीन का होगा, यहाँ पे सोडियम के नीचे नेगेटिव आयन होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, क्लोरीन, इस तरह से ये 3 डायमेंशनल उसमें जुड़े रहेंगे। अगर मैं प्रेशर लगा देती हूँ तो ये वाली लेयर थोड़ी आगे सरक जाएगी, आगे सरक जाएगी तो कहानी उल्टी हो जाएगी। देखो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव था, क्लोरीन नेगेटिव है, ये इस तरह से है, आगे सरक जाएगी तो ये सोडियम जो है इस पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा, इस केस में प्रेशर देने पे सोडियम यहाँ तो क्लोरीन इसके ऊपर। अब देखो क्या होगा, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे और ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर हम प्रेशर करते हैं तो एक ऊपर की लेयर जो आती है वो सेम चार्ज के ऊपर आ जाएगी, उधर उनको रिपल्शन मिलेगा, दैट इज व्हाई दे आर ब्रिटल। हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयनिक बॉन्ड, एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एक इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन करके जो बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनी उनकी। तीसरा क्वेश्चन इसी में है, थर्ड क्वेश्चन जो था इसी सीरीज का, वो ये कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं, आयोनिक कंपाउंड्स
गुड कंडक्टर होते हैं इन मोल्टन और लिक्विड स्टेट। या तो पानी में भिगो दो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो पानी में भिगो दो या पिघला दो, तो ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड है तो बैड कंडक्टर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बेटा मैं बताती हूँ कि आयोनिक कंपाउंड्स किससे बने हैं। मान लो सोडियम क्लोराइड को ही ले लें, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करती हूँ, आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, जब भी लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में कंपाउंड होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब डिसॉल्व होने का क्या मतलब है, ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जहां पे भी चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जब ये सॉलिड है तो आयंस आर नॉट अवेलेबल, बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए। तो वो molten or liquid state में they are good conductors, but in solid state because ions are not free in solid state, so they are bad conductors of electricity, and ions are free in liquid state, so they are good conductor of electricity. Right? इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक के साथ 4 क्वेश्चंस हैं। देखो ये मैंने लिखा है 2-3 मार्क्स का, अगर इस तरह से 4 पार्ट्स आ जाएंगे तो वो 4 मार्क्स में भी चला जाएगा, लेकिन एक नंबर के, तो मैंने इसी में इसको इन्वॉल्व कर लिया। जरूरी नहीं कि चारों सेट एक साथ आए, अलग अलग भी आ सकते हैं ना, तो एक एक के हैं तो किया है मैंने। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड बाय रिएक्टिंग अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद वाटर। इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल यू टेस्ट दैट कलेक्टेड गैस इज हाइड्रोजन गैस। मैंने आप लोगों को बताया है हाइड्रोजन के साथ, अभी मैं उसका भी बता देती हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेगुलर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। हाइड्रोजन गैस को टेस्टिंग का क्या तरीका है, गैस जहां हमने कलेक्ट करी है उस टेस्ट ट्यूब के पास जलती हुई कैंडल ले आओ, गैस बाहर निकलेगी। कैंडल जैसे ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत कंबस्टेबल गैस है, जैसे ही जरा से भी हीट देखेगी तो वो फट फट करके जलने लगेगी। पहला क्वेश्चन क्या था, बर्न विद पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड के साथ कोई गैस जल रही है तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। कलेक्शन तरीका यही है उसको चेक करने का। एक और बात मैं आपको यहाँ साथ ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं है, बट यू मस्ट नो द आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेक करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से, एक्वस सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, और वाटर आउट हो जाता है। दिस इज मिल्की इन अपीयरेंस, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ एक चीज और याद रखें, ये तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, के कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। वेरी नाइस। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन। लेकिन एक्सेस में अगर हम उसमें पास करेंगे, लगातार करते ही रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अब वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेस, इसी को ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2, किसमें, एक्सेस में। बंद ही नहीं किया हमने पास करना, पहले तो मिल्की होगा, थोड़ी देर बाद कलरलेस हो जाएगा। कारण ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वो कलरलेस हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस भी बहुत बार यूज आ जाते हैं, पूछा जाता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार करते रहेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। राइट, मैं क्वेश्चन से भटक गई हूँ, फिर भी आ जाती हूँ, मुझे कोई चीज याद तो मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहें। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहे हैं, आप इसका केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ। इस वाले का कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हमारे को जब सभी कुछ दे रखा है। मैग्नीशियम रिबन इज Mg, सॉलिड है ये, प्लस क्या कर रहे हैं हम, वाटर ऐड कर रहे हैं, H2O। वाटर क्या होता है, एक्वस या लिक्विड, ठीक है, लिक्विड लिख दो, एक्वस लिख दो। नो डाउट मैग्नीशियम है तो हमें इसको वाटर के साथ रिएक्शन के लिए हीट करना पड़ेगा। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम भी हाँ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम में हमें पानी गर्म करना पड़ेगा, बिना हीट के रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है। रिएक्शन हो गया। तीसरा आपको, ये सेकंड था,
थर्ड आपको कह रहा है कि अपीयरेंस कैसा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का थोड़े दिनों के बाद, उसमें पड़ा हुआ है पानी में। मैग्नीशियम मेटल है, मेटेलिक लस्टर है, लेकिन अगर उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। क्या कहोगे, जो शाइन थी दैट विल बी टार्निश्ड आफ्टर सम डेज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उस पर शाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डल इन अपीयरेंस। आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे, आप उधर से नोट डाउन कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि अब जो सॉल्यूशन है, जो हम लोगों ने ये वाटर में सॉल्यूशन है जो डिसॉल्व कर रखा है, उसमें अगर पीएच इंडिकेटर डाला जाए, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो किसी भी सॉल्यूशन में कोई ना कोई कलर चेंज शो करेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन होता है, पीएच इंडिकेटर, यस पीएच इंडिकेटर जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको अगर हम उसमें डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा। कोई डाउट ही नहीं है, मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और बेसिक होंगी तो उनका पीएच क्या होगा, 7 से लेकर के 14 तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। और मेटेलिक ऑक्साइड थोड़ी सी ज्यादा ही उस साइड होती हैं, बेसिक साइड होती हैं। अब जो उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है ब्लूइश की तरफ चला जाएगा। 7 ग्रीन होता है, 7 से कम ऑरेंज से होता हुआ रेड की तरफ जाता है, 7 से 14 की तरफ ब्लू की तरफ जाता है, तो वो ब्लूइश हो जाएगा कलर, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है। नाउ इस वीडियो को अब मैं खत्म करती हूँ, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आती हूँ। तब तक के लिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और आंसर्स को नोट डाउन कर लो। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।